गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। 3 सर्किट थे उसमें, पहले प्राइमरी का बनाया, फिर सेकेंडरी का, फिर रेफर कर दिया, उसके बाद क्या किया, अप्रोक्सीमेट निकाल दिया। ठीक है, ये हम कर चुके थे। अब क्या करना है, अब करना है हमें वेक्टर डायग्राम करना है। तो वेक्टर डायग्राम का सबसे पहले बात करते हैं नो लोड। नो लोड है ना, तो सबसे पहले इसमें डालना है वेक्टर डायग्राम डायग्राम। अच्छा, आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना? हिंदी में पढ़ते हो ना? दोनों में पढ़ते हो। एक काम करा करो, हिंदी में पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वर्डिंग है ना उसे थोड़ा इंग्लिश में कर लिया करो। जैसे कि नॉर्मल आप हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेट जनरल हेडिंग है ना, उसे हिंदी इंग्लिश में बना लिया करो। हिंदी में बनाया करो, हिंदी में। वेक्टर डायग्राम को बोलते हैं सदिश आरेख। वेक्टर डायग्राम वेक्टर डायग्राम हो सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर। ऑन नो लोड, नो लोड है। अब नो लोड का मतलब आपको समझ आता है, थोड़ा सा इधर देख लो एक बार। इससे डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा और आसानी से। ये शायद काफी बार हम ये डायग्राम बना चुके हैं। ये बेसिक डायग्राम है, ये तो पता नहीं है, तभी पता चलेगा कहाँ पे कौन सी करंट है। ये भी बोल देंगे तो ये ये नो लोड है ना, नो लोड नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, करंट नहीं होगा। I2 की वैल्यू 0, इसका मतलब है हमें नो लोड में I2 की वैल्यू फेजर डायग्राम में शो ही नहीं करनी है। ठीक है, अगर I2 नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या क्या चीजें नहीं होगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। हाँ, I2 नहीं होगा तो इसका मतलब है यहाँ से रिक्वायर्ड जो करंट है, दिखाते हैं। जब हम प्राइमरी में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम किए थे तो इसमें जो मैंने I1 की वैल्यू निकाली थी वो किसके इक्वल निकाली थी। I1 इक्वल होता है I0 प्लस I2, ये करा था। यस सर। और ये जो I2 है ये क्या है, ट्रांसफर हो रही थी। तो यहाँ पे तो जब ये I2 0 है तो ये क्या है, 0 ही होगी। तो यहाँ पे I0 हो जाएगी I1। ठीक है, ओके। ये वाली चीज है। दूसरा I0 की वैल्यू क्या करनी है, IM प्लस I ओमेगा। IM प्लस I ओमेगा। ठीक है, ये कैसी है सारी क्वांटिटी, फेजर। वैल्यू निकालते हुए कैसे निकलेगा, IM का स्क्वायर प्लस I मिलेगा। एक और चीज यहीं पे करा दूं, अगर कभी भी बोलते हैं जैसे टर्न रेशो आपने किया था, टर्न रेशो में आपने क्या था, टर्न रेशो को ध्यान से समझियो, चीजों को ध्यान से समझियो। बस इस एक छोटे से कंसेप्ट के लिए मान लो यहाँ पे लोड है, इस छोटे से कंसेप्ट के लिए ये वैल्यू है यहाँ पे, इसके अक्रॉस वैल्यू है V2। ठीक है, तो जो टर्न रेशो कहता है, जो टर्न रेशो वाला फॉर्मूला कहता है, उसका मतलब है कि E1 अपॉन E2 इक्वल टू है N1 अपॉन N2। ठीक है, ये बात सही है। इसका मतलब है कि यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज में जो रेशो है, टर्न का रेशो है, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। दूसरा जो गलती है, गलती ये करते हैं लोग कि लिखते हैं V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू N1 अपॉन N2। ये गलत है, प्रॉपर गलत है। बस एक ही कंडीशन में ये चीज सही है, कब, जब ट्रांसफॉर्मर कैसा हो, आइडियल हो, इसके अंदर लॉस ना हो रहे हो, क्योंकि लॉस नहीं होंगे तो जितना वोल्टेज यहाँ है उतना ही वोल्टेज कहाँ होगा, यहाँ होगा।
ये कंडीशन कब है? ओनली एंड ओनली जब ये क्या होगा? आइडियल, और आइडियल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकली तो यही सही है, ठीक है। और ज्यादातर लोग ना इस चीज को लेकर गलती करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं और क्या बताना चाहता हूँ, जब आप n1/n2 कर रहे हो या फिर n2/n1 कर रहे हो, तो करंट कौन से देंगे? जो इसके अंदर फ्लो हो रही है करंट, और इसके अंदर कौन सी करंट फ्लो हो रही है? मतलब कि जो ट्रांसफर होने के लिए एकदम तैयार है ना करंट, वो कौन सी है? I2 डैश। तो ऐसे लिखते हैं I2 डैश अपॉन I2 इक्वल्स टू किसका है? N2/N1। ये फॉर्मूला सही है, ना कि I1/I2 इक्वल्स टू N2/N। ये फॉर्मूला कैसा हो गया? और ये फॉर्मूला लगाते हैं लोग, तुमने भी शायद पढ़ लिया होगा, कहीं बुक में भी होगा ये, लेकिन उसमें अंडरस्टूड क्या होगा कि वो कैसी कंडीशन होगी? आइडियल कंडीशन, ठीक बात। अब तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर रुकेगा नहीं। एक क्वेश्चन है गेट का, शायद मैंने थर्ड ईयर के लिए सबमिट करा था, सॉरी सेंड किया था, तुम्हारे लिए आज कर दो, मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया। इसके ऊपर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सोल्व करके आप ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। कर पाओगे ना? यस सर। ठीक है, इसी के ऊपर इसके कंसेप्ट और बेस है। अब और समझते हैं चीजें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, उतारने इसमें से कुछ उतारने की तौर है। जिसने चीज़ें समझ ली ना, अब वो ट्रांसफॉर्मर में डेप्थ में है बिल्कुल। इससे बड़ा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कंसेप्ट कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। किसी भी एग्जाम को उठाई हो, कोई भी एंट्रेंस हो, कुछ भी हो, और चाहे तुम्हारा हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। सबसे बड़ा जो एग्जाम माना जाता है वो गेट का और IAS का माना जाता है। IAS का एग्जाम है इंजीनियरिंग के अंदर, वैसे नॉर्मल IAS का होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। IAS में भी इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो इस पोर्शन से, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन तुम्हारा सेंड करूँगा गेट का ही क्वेश्चन है। एग्जाम तो बीटेक के बाद देते हैं। बिल्कुल, कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट डेप्थ में पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। कोई मैंने तुम्हें बहुत हार्ड बात बताई क्या? नॉर्मल चीजें बताइए, कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हो बहुत अच्छे से। इसमें मैं तुम्हें उलझा देता, फर्जीवाड़ा करके, ऐसा नहीं, ऐसा है। आधे घंटे में हो गया सर, हो गया। नेक्स्ट देखो, अब करते हैं वेक्टर डायग्राम। ये मुझे लगा था कि मुझे बताना चाहिए, मैंने बता दिया। अब मेन चीज़ हमारी यहाँ से यहाँ ठीक, ओके। लेकिन हाँ, इसका भी यूज़ होगा, इसका भी यूज़ होगा। देखो जैसे तुम्हारी बुक में लिखा है ना वेक्टर डायग्राम, ऐसा मैं भी तुम्हें कह दूँ भाई ऐसा ही है, रट लो, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है बुक में। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा? आप एक काम करो, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, वेक्टर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, किसी भी एक चीज को आप रेफरेंस मान लो। सबसे पहले क्या करोगे? रेफरेंस। तो मैंने माना, मैं मान के चल रहा हूँ वोल्टेज मान लिया,
इक्विवेलेंट सर्किट की मैंने इसमें कराया था कि E1 और ऐसा बनाया था, प्राइमरी वाइंडिंग में इसके क्रॉस E1 था और यहाँ पे जो करंट है वो I ओमेगा है और यहाँ पे करंट है I, ये कराया था। तो E1 और IM इनके लिए बीच में ले रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ IM का रेफरेंस, मैं IM के रेफरेंस से कर रहा हूँ। E1 भी अपना रेफरेंस मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मान लिया। देखो IM को मैं रेफरेंस मानता हूँ, मैंने मान लिया कि IM मेरी यहाँ पे, ठीक बात, ये IM है, ये मुझे खुद से मानना है और मैंने मान लिया और मैंने कर लिया कि ये ओरिजिनल है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये IM है, ये करंट है और ये वोल्टेज है और ये इंडक्टर के अक्रॉस है। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगी, लीड करेगी या लैग करेगी? लैग तो करंट करेगा ना, लैग क्या करेगा? करंट करेगा। इंडक्टर के अंदर करंट लैग करता है ना, वोल्टेज लीड करती है। तो अब करंट तो हमारा ये ना, ये क्या है हमारा वोल्टेज है, ये क्या करेगी? लीड करेगी, कितना? 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा E। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो? कोई दिक्कत? अब ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है? रेजिस्टेंस। तो जितना वोल्टेज और जो करंट है वो दोनों कैसे रहने वाले हैं? सेम फेज में। इसका मतलब यहाँ वोल्टेज है तो ये करंट भी कहाँ रहनी होगी? इसी पे। बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत हो? अच्छा, ये प्लस ये किसके इक्वल है? I नोट। और I नोट की वैल्यू क्या है? IM प्लस I ओमेगा। कैसे? फेजर में। कैसे? फेजर में। तो ये फेजर और ये फेजर, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? I नॉट। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है? यस सर। कितना आसान सर दिक्कत पढ़ना आसान? दिक्कत है। बताओ। उसमें आपने फेजर निकाला था तो उसमें इन दोनों के बीच में ड्रॉ किया था लाइन, जैसे कि जहाँ पर इसे उठाओ, यहाँ रख दो यस और इन दोनों के रिजल्टेंट। अच्छा, इस हिसाब से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी। ये पैरेलल, ये देखो, इसके पैरेलल यहाँ पे रख दो। आपने ऐसा करा होगा, ऐसे बात वेक्टर को क्या करते हो? सोल्व करते हो। लेकिन मुझे यहाँ रिजल्टेंट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे फेजर चाहिए। मतलब कि जो फेजर डायग्राम बनेगा ना, उस डायग्राम में आपको रिजल्टेंट तो है। अच्छा देखो, ऐसा देखिए ना, ये जो रोटेट किया है ना, ये यहाँ से यहाँ पे क्या है? I म्यू है, ये I म्यू है और ये I है। अब बताओ क्या देखो, ठीक है? और इसके बाद देखो, जब ये ट्रांसफार्मर अपनी वर्किंग करेगा तो E2 तो इंड्यूस्ड होगा, E2 तो इंड्यूस्ड होगा, लेकिन करंट नहीं फ्लो होगी। इसका और कैसा होगा? इसके अपोजिट फेज में। किसके अकॉर्डिंग? लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। लेंस लॉ लिखा होगा उसमें। अभी कौन बच्चा पूछ रहा था मेरे से? हाँ, वो पढ़ो लाइन। ये बेचारा बहुत दिन से परेशान, अब पढ़ेगा लाइन, ये आ जाएगा। सेकेंडरी वाइंडिंग को विद्युत वाहक बल प्राइमरी वाइंडिंग में प्रयुक्त वोल्टेज के विपरीत फेज में होता है। विपरीत फेज में होता है, इसका मतलब है कि T1 इधर है तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ। यस, T2। अब बताओ कोई दिक्कत है? ये है इसका बिल्कुल विपरीत फेज। विपरीत का मतलब क्या होगा? अगर आप इधर चल रहे हो तो इसका जस्ट एक विपरीत इधर हो गया। सेम फेज का मतलब जैसे E1 है उसी फेज में क्या है? I म्यू। ये आपका हो गया नो लोड। नो लोड कंडीशन में वेक्टर डायग्राम। बताओ हार्ड था या आसान? बिल्कुल आसान। नोट सो सिंपल। नोट्स तो हो गया। हाँ, नोट्स ये क्या होता है? वैसे तो नोट्स बनाए गए हैं, नोट्स नहीं है कि स्प्लिट करा रहा है। मतलब इससे आसान क्या होगा? सर इसके बारे में कुछ लिखना भी होगा। ये इक्वेशन है तो एक डायग्राम है छोटा सा, और फिर उसके बाद लिखोगे क्या? लिखने के लिए होता है कि वेक्टर डायग्राम बनाइए व उसको डिफाइन कर इसमें इक्वेशन डाल के लिख दो कि यहाँ पे जो करंट होगी वो दोनों का प्लस होगा, ये करके अपनी तरफ से। और दूसरे में तुम उसमें देखो वेक्टर डायग्राम में कुछ भी लिखो सर। वो अभी तो सर आप हाँ, इसमें ऐसा करते हैं कि माना मैंने इस सर्किट के अंदर जो हमारी करंट है वो ये वाला है, ऐसा मान के चले जाओ। जैसे मैंने कहा है ना
आई में क्या है मैग्नेटिक करंट। तो यहाँ पर बता दो कि यहाँ पर हमने जो ये है क्या है, ये कौन सी करंट है और ये कौन सी करंट है, इनके नाम बता दो सबके कि हमने ये करके मानना है इनका नाम, बस इतना लिखो। नेक्स्ट क्या कराऊँ बताओ। नो लोड हो गया ना, ऑन लोड पे। ऑन लोड। यस सर। ऑन लोड में क्या होगा, करंट भी होगी, करंट भी, वोल्टेज भी, EMF भी होगा। हाँ E2 भी होगा और E1 भी। समझ आएगा मेरी बात कि अब क्या करना है, ये वाइंडिंग जो है ना आपकी लॉसलेस वाइंडिंग है, उसके अंदर वाइंडिंग के अंदर जो रेजिस्टेंस में लॉसेस हो रहे थे ना, कोर लॉस हो रहे हैं लेकिन वाइंडिंग में नहीं लॉस हो रहे हैं। चलो देखते हैं, ये वाला तब चलेगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे E1 क्या है, E1 ही V1 के इक्वल है, ठीक है। ये वाला मिटा देता हूँ, इक्वलेंट सर्किट डायग्राम बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या करते हैं, इक्वलेंट सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ये तो मैंने क्या किया है, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस था ये हमने ले लिया, वाइंडिंग का फैक्टर दिखाना ना, अभी जब वो भी लेंगे उसका डायग्राम अलग बनेगा, वो बनवा दूंगा, ठीक है। अभी नहीं ले रहे, सभी दिन वो बनेंगे जाके, नहीं तो मैं तो तुम्हें सच बताऊं क्योंकि ये तो लेंगे जरूर, प्रैक्टिकली जो होगा आपका केस होगा उसके अंदर से लेंगे, तो फिर तो एक ही डायग्राम होगा, तो पिक्चर बना दो बस, वैल्यू 0 ले लो। फिर भी तो वेक्टर नहीं समझ आएगा, ये तो समझ आ जाएगा, वेक्टर नहीं समझ आएगा क्योंकि उसकी वैल्यू शिफ्ट होती चल जाएगी। आपको दिखाऊंगा कि करंट की वैल्यू कैसे है, उसमें पावर फैक्टर है तभी तो बोले वो शिफ्ट हो जाएगी चीज़ें। करते हैं अच्छा, एक काम करते हैं, कर लो ये देखो, तुम्हें शायद जब देखना नहीं होगा तो थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अब समझ आ गया आपको, ऐसे देखते हैं। क्या था और क्या था, लोड है इस पर, एक सेकंड, यहाँ पे कितना है E2, इसके क्रॉस कितना है V2, यहाँ पे करंट कितनी है I2, यहाँ पे करंट कितनी है I2 डैश, यहाँ पे कितनी करंट है I0 और यहाँ पे करंट कितनी है I1, ठीक है। तो यहाँ पे आई, अब एक चीज़ बताओ, इसी के अंदर देखते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि मुझे और चीज़ें शो करनी है ना इसके अंदर, नहीं सारी चीज़ें सेम है तो पूरा बना लीजिए। यहाँ पे कितना था आई में, यहाँ पे आई है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया था अभी ठीक है। अब एक चीज बताओ, चलिए तो समझ आ गया, जैसे ये E2 वोल्टेज होगी और लोड कनेक्ट है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा। अच्छा वो करंट फ्लो तो होगी, ये तो बात क्लियर, लेकिन वो डिपेंड करेगी कि जो लोड लगा हुआ है ये इंडक्टिव है, रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, जैसा भी होगा उसके हिसाब से क्या होगा, आपका जो E2 है वो V2 के साथ क्या करेगा, सॉरी E2 के साथ क्या करेगा, एंगल बनाएगा, फेज एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ। तो मान लो बताओ कौन सा कराऊं, कोई एक करा लो, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव, तीनों में से कोई एक करा लो। कैपेसिटिव, मैं तो सोच रहा था कैपेसिटिव तो मैं घर से दूंगा क्योंकि कैपेसिटिव के केस कम है, इंडक्टिव के ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट है। इंडक्टिव आता भी ऐसा जाएगा, मगर आएगा तो इंडक्टिव ही आएगा क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा लोड कैसा है, रियल लाइफ में मतलब क्वेश्चन हो जाते हैं
जो रियल लाइफ में ज़्यादा जरूरी है। सर एग्जाम में वो देते हैं जो हम पढ़ के नहीं आते। हाँ ये भी तो तुम कुछ भी ना पढ़ के जाओ कोई टेंशन नहीं करता, भी तुम्हें कुछ पढ़ाई नहीं है, वो सब किताब छाप देंगे सर। कौन सा केस ले रहे हैं हम? इंडक्टिव इंडक्टिव में करंट लैग करके लीड करेगा। प्योर इंडक्टिव लोड ले जाओ और प्योर इंडक्टिव लोड के कॉन्सेप्ट ठीक है। ये बताओ करंट लैग करेगा लीड करेगा? लैग करेगा। लैग का मतलब क्या होगा? इससे पीछे कैसे जाना? जब तक मिस किया है तो क्या जाएगा इससे पीछे? तो यहाँ पे क्या हो गया? सपोज करो मेरी करंट यहाँ पे है आई कितना लैग कर दिया? तो ये एंगल मान लो, ये एंगल है फाइव। कितना एंगल है? फाइव एंगल है। अच्छा क्यों आया ये एंगल? क्योंकि क्या कर दिया? लैग कर दिया इंडक्टिव टाइप लोड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 माइनस डिफरेंस कोई भी एंगल मान लो। सर वोल्टेज एक सेकंड। देखो इन दोनों के बीच एंगल है फाइव। अब ये सेकेंडरी के अंदर है, ये टू ये आई टू, जैसे क्या मान लेंगे यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब एक बात बताओ, आई टू और ई टू एक चीज समझते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी बुक में मिलेगा, शायद यहाँ पे ना हो। ये जो ई टू है और ई वन है, ई वन कहाँ गया? ये दुनिया में ई वन चीज समझते हैं। आपने अभी पढ़ा है कि ई वन और ई टू दोनों कैसे होंगे? अपोजिट फेज में। इसका मतलब ये दोनों कैसे रहेंगे? ई वन इक्वल्स टू माइनस में होगा ई टू, कैसे के हो गया अपॉन के है ना, अपॉन के ऐसा होगा, ऐसा ही है ना। ये माइनस होगा, दोनों से अलग फेज में है। लेकिन ये कहता है सिर्फ और सिर्फ कौन? सर्किट थ्योरी ऐसा नहीं कहती है। अगर आप सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं है, उसमें अलग है। उसमें क्या है कि आपका E1 इक्वल्स टू होगा T2। इसीलिए इसका जो वेक्टर डायग्राम बनाओगे आपकी बुक में हो सकता है ये हो और ये आपको सही इसीलिए लगेगा, लेकिन बहुत जगह आपको क्या मिल जाएगा? T2 इसी के साथ मिल जाएगा, इसी के फेज वहां पे से सेम फेज लिया होगा। ये होता है सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग। किसके थ्योरी के अकॉर्डिंग? और ये होता है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये होता है सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग और ये होता है लेंस लॉ। दोनों थ्योरी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सर्किट के बारे में बात करते हैं तो तुमने देखा होगा एक चीज शायद में भी बात समझ आ गई। अभी तो शायद इतनी अच्छी ना लग रही हो लेकिन लगेगी, क्योंकि हम भी पक्कों में हैं। अपनी बात सिद्ध करके देखो। इंडक्टर ले लेते हैं, कुछ भी ले लो। क्या मान लीजिए इंडक्टर है, यहाँ से मैंने V1 डाला, ठीक है, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, करंट ऐसा फ्लो होगी ना फर्स्ट हाफ साइकिल। तो V1 इक्वल्स टू इसके अंदर जो क्या होगी हमारी वोल्टेज होगी, उसके क्या होगा? सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होगा ना एकदम, ये तो पढ़े होंगे आप। V1 इक्वल्स टू कितना होगा? L डी आई अपॉन डी टी। ये तो वोल्टेज होगी इसकी वोल्टेज ये होगी आई टू आर होगा, लेकिन अगर इसका दिया होगा तो एक्सेल दिया होगा, अगर एक्सेल नहीं दिया होगा एल दिया होगा तो फिर भी ऐसा होगा। ठीक है, तो इसकी वोल्टेज इसके इक्वल होगी, लेकिन इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इक्वल्स टू, अगर इसके इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करूँ मैं तो ऐसे ही होगा सिर्फ तभी, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना मानते हैं? माइनस डी फाइव बाई डी प्लस इंड्यूस्ड होगा, इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन भी होगा, सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या होगा? इसके अंदर ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उसके वजह से होगा माइनस ही। तो यहाँ तक आ गया माइनस, और वैसे सर्किट थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लेते हैं? प्लस, ऐसा है। ठीक है, तो कई जगह आपको मिल जाएगा ये वाला और कहीं मिलेगा ये वाला, किसी के फेज में मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो गया। अगर आपने कोई और सी बुक पढ़ ली गलती से,
उसमें आपने कहा कि सर ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं थी, E2 इसी के फेज में था, तो वो अलग नहीं है, सेम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। और वैसे मेरा काम इसे बताए बिना चल रहा था और वो ज़्यादा अच्छा चल रहा था। अब तो तुम्हें शायद कन्फ्यूजन भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन पहले ज़्यादा अच्छा चल रहा, लेकिन फिर बताना चाहिए। अब बात करते हैं कोई चीज़ की। इसी तरीके से I2 या तो मैं ऐसे ले लूँ किसके अकॉर्डिंग, लेंस लो, या फिर क्या कहूँ कि ये कैसा होगा, इसी के अपोजिट क्या होगा मेरा I1, सॉरी I2 किससे प्रभावित हुआ, मतलब I2 की जो वैल्यू आएगी वो किसके उसमें आएगी, I2 डैश के अपोजिट होगा ना। जैसे E1 और E2 में K की फॉर्म में रिलेशन है, ऐसे I2 और I2 डैश होगा। हाँ, I2 डैश में रिलेशन होगा ना K की फॉर्म में, बस इसकी वैल्यू कुछ होगी, इसकी कुछ होगी, लेकिन कैसे होंगे दोनों, अपोजिट फेज में होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? ये और ये I1 की वैल्यू क्या निकाल दी, I2 डैश प्लस I0, ये देखो, यस, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है, I0 प्लस I2 डैश, प्लस I2 डैश। I0 कहाँ है, ये और ये, तो ये ऐसे बढ़ेगा अपने क्रम में, और ये नहीं, ये इसके क्रम में बढ़ेगा ऐसे, और ये इसके क्रम में ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ये क्या होगी आपकी I1, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो रिपीट करेंगे बिल्कुल पूरा 1000 पूरा तो नहीं, लेकिन यहाँ इतना कर देंगे कि I0 पहले से निकाल चुके हैं। हाँ सर, अब मुझे क्या करना है, I2 मैं निकाल चुका हूँ, I2 का पता चल गया, मैंने क्या मानना है, ये लैगिंग पावर फैक्टर मानना है। लोड का जो पावर फैक्टर है क्या है, लैगिंग है। अगर लैगिंग है तो ये इससे इस साइड एंगल बनाएगी, इससे इधर होगा। I2 निकल गया, I2 के अपोजिट फेज में क्या होगा, I1 होगा। जैसे E1 के अपोजिट फेज में क्या था, E2, ऐसे ही I2 के अपोजिट फेज में क्या होगा, I1 डैश, ठीक है। I1 डैश मैंने ड्रॉ कर दिया, I1 डैश प्लस ये दोनों के फेजर क्या बना रहे हैं, I1, तो मैंने इन दोनों के फेजर को क्या कर दिया, I1 बना दिया। अब बताओ कोई दिक्कत है? यस सर। क्या E2 एग्जैक्ट कहाँ पे होगा? E2 एग्जैक्ट मतलब इसकी वैल्यू यस, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, नहीं सर, इस लाइन पे कहाँ पर शो करेंगे? बिल्कुल इसके ठीक अपोजिट। नहीं सर, वो तो है, इस इसी लाइन पे line पे कहाँ पे ना। शो करेंगे? मैंने तुम्हें ये कहा कि ये जो लेंथ होती है ना, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड पे, कितना मैग्नीट्यूड है। अगर E1 बड़ा है और E2 छोटा है तो वो कुछ कम होगा, अगर E2 बड़ा हुआ तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा सर इसमें भी तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। सर EMF का भी रिलेशन दिया गया है ना इसके साथ। हाँ हाँ, तो सर उससे इसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। हाँ बिल्कुल, तो वही पूछ रहा हूँ सर, कैसे होगा? आपने इधर कैसे रखा है, वोल्टेज कम है ज़्यादा है, जैसे सपोज करो मैंने वोल्टेज कम और ज़्यादा के हिसाब से रखा है। जो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप है स्टेप डाउन है, अगर ये स्टेप अप है तो E2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, तो आप ज़्यादा एग्जैक्ट यहाँ पर लगा लो कि इससे ज़्यादा होगी ये मिलेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, कितनी होगी वो आपको EMF इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, वो आप फेजर डायग्राम से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हो, ये क्लियर बात है सर V1 और V2 भी तो होंगे इसमें। हाँ बिल्कुल, वो सर कहाँ? बताओ, चलिए बात हो जाए, ठीक बात है, ये के बारे में बात करते हैं। अब ये वाली जो वाइंडिंग है, देखो यहाँ पे क्या है, V1 है और यहाँ के बाद में कोई लॉस नहीं है, तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना वोल्टेज क्या होगा इसके अक्रॉस, और यहाँ कितना है V1, तो V1 और V1 दोनों कैसे होंगे, ये बात तो ठीक है। लेकिन E2 इक्वल्स टू V2 हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, ठीक है। अगर ऐसा है ये वाली इन्वॉल्व है तो ये पार्ट दिखेगा, अगर ये इन्वॉल्व नहीं कर रखा है तो ये पार्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। मैं चेक कर लूँगा, तुमने उसने लिया ही हुआ है, उसने क्या किया, ये वाला पार्ट भी नहीं लिया है, इसका मतलब ये होगा कि E2 इक्वल्स टू किसके होगा, V2 के, तो यहीं पर होगा E2 और ये किसके इक्वल होगा, V2, ठीक है। तो सर इस पे नेक्स्ट डायग्राम ना सुनो, नेक्स्ट डायग्राम जो बनेगा, एक बना चुका, दूसरा ये है, तीसरे में उसका भी रोल दिखाएंगे। जो तुम कह रहे हो ना, जब ये लेंगे तब वेक्टर डायग्राम क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे चलेगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये ना करा के और जो पहले से कराया वो ना करा के डायरेक्ट करा दूँ, क्या समझ पाओगे? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर इसे इन्वॉल्व करते हैं, फिर इसे
तो अब मुझे जो लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा बहुत Yes, अच्छा। नेक्स्ट इसके देखो, अब कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वाला बनाओ यूनिटी वाला। यूनिटी कैसे बनाओगे? यूनिटी में ये कितना होगा, इसके लिए फेज में होगा तो I2 इधर होगा, जब I2 इधर होगा तो I1 डैश क्या होगा, इस साइड होगा। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। देखो चेक करो बुक में, ऐसा है, ऐसे ही ऐसे ही है ना, है आसान। आसान है। उसके बाद क्या करोगे, दूसरा लीडिंग पे करो। लीडिंग में क्या करना है, ये करंट इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाए। लीड करेगा ना, तो एंगल इधर लीड करता है, ये लीड करेगा तो इसके इधर जाएगा, फिर I1 डैश और U नोट वो यहाँ पर होगी। ठीक है, सर ये तब होगा जब कॉपर लॉस नेग्लिजिबल मानेंगे। हाँ मैं वही कह रहा था कि जो वाइंडिंग में ये है ना, इसका इफेक्ट नहीं मतलब कि वही है कॉपर लॉस। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं, आसान है ना। और फिर करते हैं इसका सबसे टफ वाला। तुम्हें तो एकदम समझ आओगे, उन्हें बता दीजिए, नहीं आए उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा आर्ट। अच्छा तुम अपने में और उनमें फर्क महसूस करियो कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है और तुम्हें कितना समझ आ रहा है। ठीक है, और घर जाके एक बार देख लो, थोड़ा हार्ड है, भले तुम्हें मेरी बात अभी सुन रहे होगे, अच्छा लग रहा होगा, समझ आ गया होगा, बिल्कुल। लेकिन घर जाके ना एक बार अगर कल इसे छोड़ दिया तुमने, घर पे जाके नहीं देखा तो तुम्हें हवा नहीं आएगी, बाद में ये हुआ था क्या, ये गारंटी हो गया। अगर नहीं टच किया ना तो ये हवा हो जाएगा, पता भी नहीं चला इसमें कौन सी करंट कहाँ से आपकी हुई। ठीक है, फिर थैंक यू क्लास। और तो कुछ नहीं करते इसमें। एक डायग्राम हो गया, ये वाला, ये मैं ग्राउंड में इसमें सारी चीजें लेके चलेंगे। कौन सी मैं सॉरी इसने और भी बनाया हुआ विद रेजिस्टेंस, विद लीकेज रेजिस्टेंस, हम सारों को इन्वॉल्व करके एक ही बनाएंगे, सारे इन्वॉल्व कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी रामायण कर दिया, इतना समझ आ गया बहुत है। इसके अंदर सारे एक साथ इन्वॉल्व करके दोनों पार्ट्स रेजिस्टेंस में और इंडक्टेंस में उसके साथ बनाएंगे। ठीक है, एक बार कल थोड़ा सा पढ़ कर जाइयो, मैं जब समझाऊंगा सर समझाना आसान हो जाएगा, तुम्हें समझना आसान हो जाएगा। हार्ड तो है, देखो हार्ड तो है लेकिन इतना नहीं है कि समझ नहीं आता।